साथियों नमस्कार। आज हम अधिकारों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में मां और अजन्मा बच्चा आमने सामने, इस विषय पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर देखना जरूर। अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में मां और अजन्मा बच्चा आमने सामने। एक 27 वर्षीय गर्भवती महिला और उसका पति 2 अक्टूबर 2023 को वकील अमित मिश्रा के पास आए तो वे गर्भपात कराने की उम्मीद में पहले ही दिल्ली और पड़ोसी हरियाणा दोनों में कई डॉक्टरों और अस्पतालों के पास जा चुके थे। वह महिला 24 सप्ताह से कुछ अधिक की गर्भवती थी और देश के गर्भपात कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा पार कर चुकी थी। वह महिला जो 2 बच्चों की मां है, अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है। अपने दूसरे बच्चों के जन्म के बाद उसे गंभीर प्रसवोत्तर मनोविकृति हो गई और उसे नहीं लगा कि वह दूसरी गर्भावस्था को बरकरार कर पाएगी। एडवोकेट मिश्रा के अनुसार उसने मुझे बताया कि अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद वह लगभग बेहोश हो गई थी। वह प्रसवोत्तर मनोवृत्ति के लिए भारी दवा ले रही थी और लगभग 2 से 3 महीने तक सोती रही थी। उसने मुझे बताया कि वह उस समय अपने होश में नहीं थी। चूंकि समय समाप्त हो रहा था, एडवोकेट मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 9 अक्टूबर को 2 जजों की बेंच ने गर्भपात की उसकी याचिका मंजूर कर ली। 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई के साथ घटनाओं और परिस्थितियों की एक श्रृंखला समाप्त हो गई, जिसने न केवल 16 अक्टूबर को उसकी याचिका खारिज कर दी, बल्कि उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में बच्चे को जन्म देने के लिए भी कहा। साथ ही यह भी कहा कि यदि दंपति चाहे तो बच्चे को गोद लिया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गर्भपात के अधिकारों के लिए सबसे विनाशकारी है। यह वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो पूरे भारतीय राज्यों में मौजूद है और मानवाधिकार कार्यों को मजबूत करने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग करता है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के नाम से कई राज्यों में यह संस्था काम करती है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने भी प्रजनन अधिकार पर पहल की है और इसने इस याचिका में हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 3 फैसले हैं और पिछले 10 वर्षों में उच्च न्यायालयों के लगभग 70 से 80 फैसले गर्भावस्था के 30 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देते हैं। इस एक फैसले से अदालत ने गर्भपात के अधिकारों की उस शानदार इमारत को नष्ट कर दिया जो दुनिया में सबसे अच्छी थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉक्टरों को बलात्कार, अनाचार, रिश्ते की स्थिति में बदलाव सहित कुछ अन्य मामलों में 20 सप्ताह तक गर्भपात और 24 सप्ताह तक सशर्त गर्भपात करने की अनुमति है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ही अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की एक रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? वकीलों और कार्यकर्ताओं से बात करने पर कुछ इस तरह की वस्तु स्थिति सामने आई। महिलाएं मांग पर गर्भपात नहीं करा सकती। भारत में महिलाएं मांग पर गर्भपात नहीं करा सकती। वास्तव में भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से धारा 318 तक गर्भपात कानून में प्रयुक्त शब्द गर्भपात का कारण बनना है को गर्भपात कराने वाले व्यक्ति और इसे कराने वाले दोनों के लिए अपराध माना गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 दंडात्मक कानून का एक अपवाद है और डॉक्टरों को आपराधिक दायित्व से बचाता है। दिल्ली के पास सोनीपत में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में सेंटर फॉर जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी की निदेशक दीपिका जैन ने कहा, कानून डॉक्टर केंद्रित है। इसका मतलब है कि एक महिला केवल डॉक्टर के विवेक पर गर्भपात सेवा प्राप्त कर सकती है। यह अधिकार आधारित कानून नहीं है और यह चिंताओं में से एक है और यह कानून पिछले 50 वर्षों से चिंता का विषय बना हुआ है। गर्भपात जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है।
नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2.9% गर्भधारण के परिणाम स्वरूप गर्भपात हुआ। इनमें से 67.5% मेडिकल गर्भपात होते हैं, यानी गोलियों या टैबलेट से किया जाने वाला गर्भपात। 2018 में लैंसेट में प्रकाशित एक प्रमुख गुटमाकर अध्ययन के अनुसार सभी गर्भधारण में से 1/3 गर्भपात होता था। उसमें से भी लगभग आधे गर्भधारण अनपेक्षित थे और 78% गर्भपात स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं यानी अस्पताल से बाहर किए जाते हैं, जिसमें से अधिकांश गर्भपात की गोलियों का उपयोग करके चिकित्सकीय गर्भ कराए जाते हैं। दूसरी तिमाही में गर्भपात यानी 12 सप्ताह के बाद जब भ्रूण का लिंग एक अल्ट्रासाउंड परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, वहां तक पहुंचना कठिन होता है, क्योंकि डॉक्टरों को पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत मामला दर्ज होने की चिंता रहती है, जो लिंग निर्धारण पर रोक लगाता है। इसलिए कई महिलाओं को कानूनी होने के बावजूद गर्भावस्था के 12 सप्ताह बाद गर्भपात कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर अक्सर उन्हें मना कर देते हैं। यह डॉक्टर ही थे जिसने इस मुद्दे को उठाया और पूरी प्रक्रिया को उलट दिया। 9 अक्टूबर को जस्टिस बीबी नागरत्ना और हेमा कोहली की पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट पर गौर किया और गर्भपात की अनुमति देने का आदेश पारित किया। इसके बाद दंपति गर्भपात के लिए एम्स गए। एडवोकेट मिश्रा ने कहा कि वहां डॉक्टरों ने यह कहते हुए प्रक्रिया करने से इनकार कर दिया कि आदेश में भ्रूण हत्या शब्द नहीं लिखा है। एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर के अर्पणा शर्मा ने भारतीय संघ की वकील ऐश्वर्या भाटी को एक ईमेल लिखकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उन्हें प्रक्रिया से पहले भ्रूण हत्या करनी चाहिए। सामान्य शब्दों में इसका मतलब गर्भ में भ्रूण के जीवन को हटाने से पहले समाप्त कर देना है। शर्मा ने ईमेल में लिखा, अगर भ्रूण हत्या नहीं की गई तो यह समय से पहले प्रसव के बराबर होगा, जिससे बच्चे को मानसिक और शारीरिक विकलांगता का बड़ा खतरा होगा। प्रेरित गर्भपात में भ्रूण को बाहर निकालने के लिए गोलियां लेना शामिल है। हालांकि उन्नत गर्भधारण में भ्रूण के जीवित बाहर निकलने की संभावना होती है। 2017 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अदालतों में गर्भपात के लिए लगातार याचिकाओं का जवाब दिया और गर्भपात से पहले भ्रूण की मृत्यु के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया। इस प्रक्रिया के अनुसार डॉक्टरों को गर्भपात से पहले भ्रूण के दिल में पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन देना पड़ता है। दिशा निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ साथ यूके में रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट RCOG द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप है। शर्मा के ईमेल के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस नागरत्ना और कोहली की उसी पीठ द्वारा फिर से की गई। इस बार फैसला बटा हुआ था। आदेश में कहा गया कि हमने किसी एक हिमा जे कोहली की न्यायिक अंतरात्मा याचिका को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि मेरी सिस्टर जज बीबी नागरत्ना जे एक अलग राय रखती हैं। तभी मामला 3 जजों की उच्च पीठ के पास गया। कई लोगों का तर्क है कि भ्रूण हत्या पर स्पष्टीकरण मांगने वाला शर्मा का ईमेल आवश्यक था। कई वर्षों से गर्भपात सेवा प्रदाता सुभाश्री बालकृष्णन ने कहा, यह देखते हुए कि गर्भपात से पहले भ्रूण की मृत्यु प्रक्रिया कम से कम 5 वर्षों से स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश का हिस्सा रही है, यह स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं था। वह कॉमन हेल्थ की भी हिस्सा है, जो महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के यौन और प्रजनन अधिकारों की वकालत करने वाले संगठन और लोगों का एक अधिकार आधारित गठबंधन है। डॉक्टरों का पक्ष बालकृष्णन ने कहा कि हालांकि चिकित्सा पेशेवरों को विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है, वे भी उसी समुदाय का हिस्सा हैं। वे समाज में मौजूद सभी पितृसत्तात्मक मूल्यों और पूर्वाग्रहों को भी अपनाते हैं। डॉक्टरों को गर्भपात को मानव अधिकार के रूप में समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। चिकित्सा समुदाय में गर्भपात प्रदान करने को एक व्यक्ति के
चयन के अधिकार के बजाय नैतिक अर्थों के साथ आने वाले एक उपकार के रूप में देखा जाता है। जब मामला उच्च पीठ मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास गया, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष भारत संघ ने अपनी लिखित दलील में कहा कि MTP अधिनियम देर से गर्भपात के दौरान डॉक्टरों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक और अनैतिक दुविधाओं को ध्यान में रखता है। इन दुविधाओं पर तब विचार किया गया जब 2021 में कटऑफ को 24 सप्ताह तक तय करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। भाटी की सहयोगी वकील अस्थवी अस्थाना ने कहा, कई डॉक्टर 24 सप्ताह से पहले भी देर से गर्भपात करने से झिझकते हैं। डॉक्टर इस बारे में बात करते हैं कि जब बच्चे को कूड़ेदान में फेंकते हैं तो बच्चा रोता है। डॉक्टर इस प्रक्रिया को करने से झिझक रहे हैं। WHO के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गर्भपात पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की कर्तव्यनिष्ठ आपत्ति किसी महिला को गर्भपात कराने से नहीं रोकना चाहिए। दरअसल यूके की RCOG गाइडलाइन इससे भी आगे जाती है और सुझाव देती है कि गर्भपात पर ईमानदार आपत्ति रखने वाले डॉक्टर को महिलाओं को दूसरे डॉक्टर को देखने के उनके अधिकार के बारे में बताना चाहिए। अजन्मे बच्चे का अधिकार। जब 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई तो कहानी में भ्रूण के दिल की धड़कन और अजन्मे बच्चे के अधिकारों का भावनात्मक संदर्भ दिया गया। CJI चंद्रचूड़ के हवाले से कहा गया कि महिला की स्वायत्तता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह अजन्मे बच्चे के अधिकार को प्रभावित करेगा। अजन्मे बच्चे की पैरवी कौन कर रहा है? आप अजन्मे बच्चे के अधिकारों को कैसे संतुलित करते हैं? यह एक जीवित व्यवहार्य भ्रूण है। आज इसके बचने की संभावना है, लेकिन बहुत संभावना है कि बच्चा विकृतियों के साथ पैदा होगा। अगर वह 2 सप्ताह और इंतजार करती है तो क्या बच्चे को मौत के घाट उतार देना ही एकमात्र विकल्प है? कहानी अगले दिन सुर्खियां बनी, क्योंकि यह वास्तव में पहली बार है जब अदालत ने गर्भपात के संदर्भ में अजन्मे बच्चे के अधिकारों के बारे में बात की। अस्थाना ने कहा कि भारत संघ ने गर्भपात की याचिका का विरोध नहीं किया है, लेकिन वह मां और अजन्मे बच्चे के लिए सर्वोत्तम समाधान की तलाश में है। यह अदालत में भारत संघ के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों द्वारा व्यक्त किया गया था। अजन्मे बच्चे के अधिकार जिसके बारे में व्यापक रूप से बात की गई थी, जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, बेबी शब्द को भ्रूण से प्रतिस्थापित करते हुए लिखित तर्क में कहा गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम गर्भवती महिलाओं के लिए प्रजनन विकल्प और स्वायत्तता का अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि यह अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता को भी पहचानता है, खासकर गर्भावस्था के बाद के चरणों में जब बच्चे के दिल में धड़कन विकसित होती है और इसे व्यवहार्य कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए महिला की पसंद के अधिकार पर प्रतिबंध है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे के जीवित रहने के मूल अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज्ञात हो कि भ्रूण की दिल की धड़कन गर्भावस्था के लगभग 5 सप्ताह में विकसित होती है। गोंजाल्वे ने कहा कि अजन्मे बच्चे के अधिकार की अवधारणा का भारत में भयानक परिणाम होंगे। इसका मतलब है कि गर्भाधान के समय भ्रूण के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह होता है कि सभी गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इंडियन जर्नलिस्ट ऑफ मेडिकल एथिक्स के संपादकों में से एक और बायो एथिक्स और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में एक स्वतंत्र शोधकर्ता सुनीता बंदेवार ने कहा कि वह अदालत में इस्तेमाल की गई भाषा से हैरान और परेशान थी। 1971 अधिनियम का एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण था, जीवन समर्थक बहसें प्रवचन का हिस्सा नहीं थी जैसे वे अमेरिका में थी। गर्भपात की कहानी में इन शब्दों का प्रयोग नया नहीं है। संवैधानिक रूप से अदालतें हमेशा अजन्मे बच्चे के बजाय पूर्ण व्यक्ति यानी महिला के अधिकारों को बरकरार रखती हैं। बंदेवार ने कहा कि उन्होंने भारत में गर्भपात के अधिकारों पर कई प्रमुख अध्ययनों पर काम किया है। कॉमनवेल्थ के बालकृष्णन ने कहा कि अदालत में अजन्मे बच्चे के अधिकार शब्दों का प्रयोग चिंताजनक है।
यह तर्क वयस्क महिला के हित को भ्रूण के हित के विरुद्ध खड़ा करता है। वयस्क महिला जो यहाँ और अभी है बनाम भ्रूण जिसके पास कोई कानूनी या जैविक रूप से स्वतंत्र इकाई नहीं है। रुचि से मेरा तात्पर्य केवल चिकित्सकीय रुचि नहीं है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में भी है। यहाँ मुख्य प्रश्न व्यवहार्यता है, जिसका अर्थ है कि प्रेरित गर्भपात के दौरान भ्रूण के निष्कासन के बाद उसके जीवित रहने की कुछ संभावना होती है। यह मनमानी की श्रेणी में आता है क्योंकि यह किसी भी समय मौजूद तकनीक पर निर्भर है। बंदेवार बताती हैं, अगर आप 50 साल पीछे जाएं तो 6 महीने का भ्रूण कभी कभी व्यवहार्य नहीं होता था। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, एक समय आएगा जब 4 सप्ताह की गर्भावस्था के साथ भी भ्रूण व्यवहार्य हो सकता है। यह तर्क एक फिसलन भरी ढलान है। गोंसाल्वेस ने कहा कि एमटीपी कानून 1960 के दशक में बनाया गया था। तब गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि स्क्रैपिंग और वैक्यूमिंग थी, जिसके परिणाम गर्भवती महिलाओं पर पड़ते थे। लेकिन कम से कम पिछले 10 वर्षों में प्रौद्योगिकी बदल गई है। एक महिला की जान बचाएं। यदि कोई कानून की किताब के अनुसार सख्ती से चलता है तो एमटीपी अधिनियम गर्भावस्था के 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल तभी देता है जब महिला के जीवन को खतरा हो या यदि भ्रूण में कोई विसंगति हो। वर्तमान मामले में महिला के वकील अमित मिश्रा ने तर्क दिया कि प्रसवोत्तर मनोविकृति गंभीर है और उसके मुवक्किल को अपनी जान बचाने के लिए गर्भपात की आवश्यकता है। यह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि वह दवा के बिना एक भी दिन जीवित रहने में सक्षम नहीं है। उसे मति भ्रम और भ्रम हो जाता है और वह पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हालत में उन्होंने अपने पहले बेटे को नुकसान पहुंचाया। उसकी सास अब दोनों बच्चों की देखभाल कर रही है। 2008 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के मनोरोग वार्ड में भर्ती 82 प्रसवोत्तर महिलाओं के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से 38% ने आत्मघाती विचारों की सूचना दी और 18% ने आत्महत्या का प्रयास किए। केरल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट राज्य से विस्तृत मातृ मृत्यु रिपोर्ट ला रहा है। 2019 में आत्महत्या मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण थी, जो राज्य में सभी मातृ मृत्यु का लगभग 18% थी। हालांकि एम्स मेडिकल बोर्ड ने अदालत को बताया कि मां की स्थिति दवाओं से नियंत्रित की जा रही है। साथ ही प्रसव के बाद भी स्थिति बिगड़ने की जोखिम उतना ही रहता है। वरिष्ठ मनोचिकित्सक शुभांगी पारकर, जो अब मुंबई के पास पालघर में वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डीन है, ने कहा कि यह प्रसवोत्तर मनोविकृति गर्भपात के बाद भी बढ़ सकती है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में कानून की किताब का सख्ती से पालन किया और कहा कि एमटीपी अधिनियम गर्भावस्था के 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल तभी देता है जब महिला की जान का खतरा हो या एक भ्रूण संबंधी विसंगति हो। चूंकि मेडिकल रिपोर्ट इन दावों का समर्थन नहीं करती, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। उस शाम आदेश पारित होने के बाद वकील मिश्रा का मुवक्किल परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि उसने हमसे पूछा कि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो बच्चा क्या करेगा। विकलांगता अधिकारों पर काम करने वाली चेन्नई स्थित वकील अंबा सालेलकर ने कहा कि मां या भ्रूण की विकलांगता के आधार पर गर्भपात का कोई भी आधार समस्याग्रस्त और समझ से परे है। एमटीपी अधिनियम गर्भावस्था के किसी भी चरण में यूजेनिक आधार पर गर्भपात की अनुमति देता है, अर्थात भ्रूण संबंधी विसंगति के मामले में। गर्भपात कानून किसी भी प्रकार के तर्क के प्रति अज्ञेयवादी होना चाहिए। महिला की पसंद सर्वोपरि होनी चाहिए। सालेलकर ने गर्भपात, प्रसव पूर्व परीक्षण और विकलांगता पर
नैरोबी सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि यह विशेष मामला चिंताजनक है, क्योंकि राज्य मनोसामाजिक संकट से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का बमुश्किल समर्थन करता है। सालेलकर ने बताया कि जो महिलाएं मनोसामाजिक संकट से पीड़ित हैं, अगर उनके साथी उनके खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की कस्टडी खोने का खतरा होता है। उनके बच्चों को किशोर न्याय कानून के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे घोषित किए जा सकते हैं। अदालत को उसके जीवित बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए था। अपने 2022 के दिशा निर्देशों में WHO ने कहा कि गर्भपात को पूरी तरह से अपराध मुक्त किया जाना चाहिए और किसी भी जमीनी दृष्टिकोण, गर्भकालीन आयु सीमा, तीसरे पक्ष के प्राधिकरण और प्रदाता प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए। विचाराधीन मामला सवाल उठाता है, दिल्ली की इस महिला के लिए कोई अपवाद क्यों नहीं बनाया गया, खासकर जब इतने सारे मामलों में देर से गर्भावस्था में गर्भपात की अनुमति दी गई थी। यह पूछे जाने पर कि राज्य ने कुछ अन्य मामलों में गर्भपात समर्थन क्यों किया था, अस्थाना ने कहा कि उन मामलों में परिस्थितियां अलग थी, या तो यौन उत्पीड़न या भ्रूण की असामान्यता के परिणाम स्वरूप गर्भावस्था का मामला था। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की जैन बताते हैं कि इस नए फैसले से 24 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद अदालतों से सभी विवेकाधिकार छीन लिए गए हैं। जैन ने तर्क दिया कि गर्भपात न्यायशास्त्र के आसपास असंगतता अच्छे और बुरे गर्भपात के कारण आ रही है। बलात्कार के मामलों या भ्रूण संबंधी विसंगतियों या जब व्यक्ति नाबालिग हो तो कुछ गर्भपात को उचित माना जाता है। यदि अदालत में आने वाला व्यक्ति एक आदर्श पीड़ित है तो अदालत द्वारा गर्भपात की अनुमति देने की अधिक संभावना है। क्या यह महिला इस श्रेणी में फिट नहीं बैठती? वकील मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वह एक विवाहित महिला है। अगर वह यह कहती कि वह एक विवाहित महिला नहीं है बल्कि एक बलात्कार पीड़िता या एकल या विकलांग है तो उसे एक अनुकूल आदेश मिला होता। इस मामले में अधिकारों की लड़ाई में गर्भवती मां और अजन्मा बच्चा आमने सामने हैं। धन्यवाद।